हेलो हेलो। चलो। ओके। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो दिख रहा है दोनों को, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो आज की क्लास में एक्चुअली अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। 5.1 ओवर 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी हमने काफी कुछ खत्म कर दिया था। अ, अब सीधे सीधे डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जिसमें कुछ रूल्स हैं लाइक चेन रूल, लेबनीज रूल, ये सारे रूल्स आज अपने को पढ़ने हैं, राइट? ठीक है। तो अब देखो, आपके बुक में अगर आप सीक्वेंस में से जाओगे तो बुक में तो टूटा फूटा सीक्वेंस या इस तरह का सीक्वेंस दिखाई देगा, जो क्योंकि देखो बुक में तो वो सारी चीज भी नहीं होगी जो क्लास 11th में आ गई, जबकि आपको तो लिखनी तो वो भी है ना। जैसे लेबनीज रूल शायद हो सकता है बुक में मिले ही ना। तो इसलिए आप बुक के सीक्वेंस को एक बार ब्रेक करके देखो, इसमें डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सिखाया है। डायरेक्ट क्या सिखाया है? डेरिवेटिव, यानी कि सीधे ही चेन रूल पे आ गया ये। सीधे किस पे आ गया? चेन रूल। लेकिन हमको उससे पहले डेरिवेटिव क्या होता है क्या नहीं होता है सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? ओके फाइन। सो आप नोट करेंगे डिफरेंशिएशन यहां से। ये हो गया था। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे आज डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। तो कंटिन्यूटी हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वी हैव चेक्ड वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। नाउ व्हाट? अब डिफरेंशिएबल चेक कर लिया है, तो नेक्स्ट चीज आती है अब उसको डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो मिलेगा क्या? डेरिवेटिव। क्या मिलेगा? सो देखो डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखो जब भी अपन डेरिवेटिव फाइंड करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एट ए पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एट ए पॉइंट। और फिर देन ओवरऑल फंक्शन की बात करते हैं। और इस प्रोसेस या इस मेथड को जिससे अपन डेरिवेटिव निकालते हैं, उस प्रोसेस या फॉर्मूला कह दो, वो फॉर्मूला कौन सा है? हमारा आर एच डी वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बोलो, रिकॉल करो, याद है फॉर्मूला? बोलो क्या था? अभी मैं दिखा रहा हूं वैसे नीचे। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, मान लो कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे टेंड कर रहा है सी पर, तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी, और आर एच डी वाला फॉर्मूला लगा दो, एफ ऑफ सी प्लस एच। एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं ना अभी अपन, एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय, और सब कुछ एच में, तो फिर एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी भी नहीं लिखेंगे, एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो। ये तो हो गई एट ए पॉइंट की बात। एंड ओवरऑल फंक्शन में बस कुछ नहीं करते, सी को एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे, ये सी को कहते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। वही है। देखो एफ डैश एक्स, आज से हम इसको आर एच डी नहीं कहेंगे, आज से हम इसको कहेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो हमारे लिए आज के लिए एफ डैश एक्स। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये नोट करने के बाद आप मेंशन भी कर देंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है फाइन, चलते हैं आगे। अब वैसे तो हमने क्लास 11th में कर लिया साइन एक्स एंड बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, बट एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन पे तो अप्लाई करें। तो हम साइन एक्स पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर बाकी तो हमको इस साल तो करना ही नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, ये हमारी पर्सनल नॉलेज के लिए। ठीक है, सो देखना ध्यान से कैसे हम किसको करते हैं। तो अलग से करके बताऊंगा, इसमें समझ में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा समझ में। ओके देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो जहां भी डाउट हो, जिस भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लेना। एफ डैश एक्स पता करना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसको अपन आर एच डी का फॉर्मूला भी याद रखते हैं। ओके फाइन। अब देखो, अगर एफ एक्स साइन एक्स है, अगर एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स तो साइन एक्स है ही, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी से इसको ऐसे में ऐसे नहीं कर सकते कि एच को जीरो पुटअप करते हैं, आपको पता है क्या होगा? जीरो बाय जीरो बन जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो बाय, तो वो तो कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो साइन एक्स प्लस एच, साइन ए प्लस बी के वाले आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, सो इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चेक करो, साइन ए कॉस बी साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ये आ रहा है। एंड देन आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन। तो साइन एक्स वाली ये दो टर्म्स आ गई, इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में,
ठीक है, ले लेंगे। तो sin x कॉमन लिया तो इधर से तो क्या बचा cos h, उधर से क्या बचा -1, एंड यहाँ पे दूसरी टर्म एज इट इज लिख दी मैंने cos x sin h होल डिवाइडेड बाय h चल ही रहा है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है फाइन, कोई डाउट नहीं। ओके, अब ध्यान से सुनो बेटा, जो यहाँ पे रखा हुआ है ना वही वेरिएबल होता है अंदर फंक्शन में, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स होती है। बाकी सारी चीजें क्या होती है? तो साइन एक्स आपको लग रहा होगा ये वेरिएबल टर्म है, बट ये कांस्टेंट है और ये बाहर जा सकती है। वैसा मूवमेंट होता नहीं है साइन एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो, बट हमने लिमिट को एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हम इसको एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग में कन्वर्ट करके बैठे रहते तब तो फिर साइन एक्स अंदर रहता और एच वाली या आई वाली कोई भी टर्म होती वो बाहर जाती, लेकिन अभी क्या होगा साइन एक्स बाहर जाएगा, जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से साइन एक्स को बाहर भेजूंगा तो केवल इस पार्ट पे लिमिट रह जाएगी, और सिमिलरली उधर cos x को बाहर भेजेंगे तो केवल इस पार्ट पे लिमिट रह जाएगी। तो इसको स्प्लिट कर दूं मैं, लिमिट्स को अलग अलग, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा दूं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाया तो देखना ध्यान से कि स्टेप से इस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो sin x बाहर रख दिया और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो केवल इस पार्ट पे लग गई। बोलो कोई डाउट? ठीक है, यहाँ से cos x बाहर आ गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जो है केवल इस पार्ट पे लगी। अच्छा, h दोनों से डिवाइड करा दिया क्योंकि ये h इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये h इससे भी डिवाइड हो रहा है, सो इस पे भी नीचे h लगा दिया, इस पे भी नीचे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसको तो शायद ही कुछ करने की जरूरत है, स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन है ये। ठीक है, क्या आते हैं इसकी वैल्यू 1, h h h तीन जगह सेम आना चाहिए, आ रहा है। अब आपको जो भी करना है इधर करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ cos h -1 को क्या लिख सकते हो आप, सोच के बताओ, यूजिंग एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक 11 12 की क्या लिख सकते हैं बताओ? चलो छोड़ो, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर h ही रहेगा क्या वो? अच्छा अच्छा, मुझे बताओ cos 2h -1 को क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर h लिखता, पर वहां 2 थोड़ी ना है, तो यहाँ h/2 हो जाएगा, हाफ एंगल कन्वर्जन। सो cos h -1 को मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर h/2। ठीक है, लिख दिया मैंने। ओके, माइनस क्यों लगाया पता है? क्योंकि जो आपने फॉर्मूला बताया वो 1 - cos 2h का है। इधर तो cos 2h -1 है ना, इधर क्या है cos 2h -1, तो जो आंसर आना चाहिए था वो नेगेटिव में आएगा अभी। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, डिवाइडेड बाय h कर दिया। अब ये तो cos x लिख दिया और ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। और ये sin x है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। फाइन, अब सुनना ध्यान से, देखो हमने क्या सीखा लिमिट इक्वेशन में, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो sin x बाय x 1 होता है, राइट? ये सीखा है। देखो कौन कौन सी जगह सेम चीज आ रही है, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, अगर यही चीज स्क्वायर्स में चलेगी तो कैसे चलेगी देखना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो भी आंसर बनाएगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट अगर मैं लगाऊं, अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है तो एक तरीके से होल स्क्वायर है, एक तरीके से होल स्क्वायर है, तो जो आंसर आना चाहिए उसका भी होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यानी कि स्क्वायर्स में भी वो लिमिट इक्वेशन चल सकती है, पर दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए, पर दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए। समझ गया? अब सुनो, यहाँ पे मेरे पास है ये चीज, तो आप ये देखो, सबसे पहले तो साइन के आगे जो एंगल चाहिए वो इधर होना चाहिए, होना चाहिए, और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी है तो नीचे h/2 से काम नहीं चलेगा, h/2 के स्क्वायर से काम चलेगा। अभी अभी हमने देखा स्क्वायर इधर भी है तो इधर भी होना चाहिए। तो अब h/2 का स्क्वायर होता क्या है, यानी अल्टीमेटली आपको नीचे क्या चाहिए, h²/4। नीचे क्या चाहिए है क्या, तो h को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि h²/4 मिल जाए, h/4 से। वेरी गुड। अगर आप h/4 को नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये काम करने वाला हूं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h/4। अभी h/4 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ वो बड़ा सोचने का विषय है, वो हमको सोचना है। अभी बता दिया मैंने क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज चाहिए। ठीक है, समझ आया? सो देखो मैंने किया है शायद नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h/4। चेक करो, देखो -2 को भी h/4 से मल्टीप्लाई कराया और h को भी h/4 से। हुआ ये कि -2 को जब कराया तो ये कट के -h/2 रह गया, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, और h इंटू h/4 को मैं h²/4 यानी कि अल्टीमेटली h/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिख दिया। डन। ओके, -h/2 में से -1/2 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स के बगल में बिठा दो -1/2 मल्टीप्लाई करा के, बचा क्या ओनली h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। अब एक h बचा है, एक h बचा है, और साइन h/2 का होल स्क्वायर और h/2 का होल स्क्वायर।
ये बचा है। ठीक है, अब लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, एक बार इसको दो, एक बार इसको दो, और अलजेब्रा लगा के मल्टीप्लाई करा दो। तो कैसे होगी इधर रफली करके बताते हैं। देखो पहले एक बार h को दूंगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h, अब मल्टीप्लाई है बीच में तो मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और उधर क्या बचेगा, साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 का होल स्क्वायर। फाइन। अब बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे h/2, यहाँ पे h/2, तो यहाँ पे भी h/2 चाहिए, तो आप कन्वर्ट करके देखो, अगर h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो h/2 भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही होगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2, और 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही होता है। सो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 का स्क्वायर हो गई एक्चुअली, जो कि 1 ही होगी, और उधर 0 पुटअप कर सकते हो, तो 0 × 1 यानी कि ये पूरा पार्ट 0 है एक्चुअली। तो बचेगा क्या, cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है ना, देख लो नीचे। तो मैंने क्या करा, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, एंड देन जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करी तो इस h को तो h टेंडिंग टुवर्ड 0 मिला, पर अंदर वाले पार्ट को h/2 टेंडिंग टुवर्ड 0, क्योंकि वहां पे मुझे h/2 की जरूरत है। ठीक है, डन। इस पार्ट की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, और इस पार्ट की वैल्यू 0, और इस पार्ट में जो रखा हुआ है वो रखा है, तो दिस इंटू 0 इंटू 1, 0, 0 प्लस cos x इक्वल टू cos x। बोलो समझ आया? ठीक है ना, ये पार्ट एज इट इज, ये पार्ट 0, ये पार्ट 1, ये एज इट इज, ये पूरा पार्ट 0, 0 प्लस cos x, तो साइन इसका डेरिवेटिव cos x होता है। ये सब हमने क्लास 11th में प्रूव किया था बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, और अभी हमने रिकॉल भी कर लिया। ऐसे करके आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क है, आपकी मर्जी कैसे भी करो। देखो 10 को अगर हम ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि लिमिट इक्वेशन 10 में भी है मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 10x/x भी तो है, इक्वल टू 1 होती है। जिसमें नहीं है, मान लो कॉसेक आ गया, अब कॉसेक की तो है ही नहीं हमारे पास कोई लिमिट इक्वेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉसेक को चेंज कर देंगे साइन बाय 1/sin। बाकी 10 में अगर आप चाहो तो साइन बाय कॉस में करके भी कर सकते हो, और बिना करे भी कर सकते हो, जैसे भी कर। तो आप कॉस और 10 का कल होमवर्क मार्क करें, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल आपको सॉल्व करके आना। समझ आया? ठीक है, अब चले नोटेशंस में। तो ये तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको डिनोट कैसे कराते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं ना। ठीक है, सो डेरिवेटिव दो तरीके के, एक तो ओवरऑल फंक्शन का और एक एट ए पॉइंट का। ठीक है, एक तो ओवरऑल फंक्शन का और एक एट ए पॉइंट का। ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव को डिनोट कराने के दो तरीके हैं, वाई डैश, या फिर जैसे अपन फंक्शन ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर आप y की नजरिए से देख रहे हैं तो y डैश, और आप एफ टैक्स के नजरिए से देख रहे हैं तो एफ डैश एक्स। यहां तक क्लियर है? एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर मैंने लिखा है ना, जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू एनी फंक्शन लिख दिया मैंने, 2x² प्लस x-3 कुछ भी लिख दिया, तो ये फंक्शन x का है ना, तो उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकल सकता है। समझ आया? इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या निकलेगा, x, जिसका वो फंक्शन है। तो इसके डेरिवेटिव को हम बोले या ना बोले, अंडरस्टूड है कि विद रेस्पेक्ट टू x है। मैं कहूँ इसका डेरिवेटिव निकालो, और मैं कहूँ इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालो, दोनों बातें सेम है। मैं कहूँ या नहीं कहूँ, विद रेस्पेक्ट टू x ही माना जाएगा। समझ आएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो y डैश या f डैश x, ये तो सही है ही सही। अच्छा जी, और ये होता है ऑपरेटर नोटेशन। हम जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम d फॉर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय dx लिखते हैं। dx इसलिए लिखते हैं क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x है। dx क्यों लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x, और ऊपर वाले d का मतलब होता है डेरिवेटिव। ये ऑपरेटर नोटेशन हम लगा देते हैं। अब लेट से मेरे पास फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव निकालो, तो y का डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, तो इसके आगे मैं लिख दूंगा y, तो बन क्या जाएगा ये dy/dx। किसी ने कहा सर मैं y नहीं लगाता, मैं एफ ऑफ एक्स पूरा फंक्शन लगाता हूं, तो डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कह दूं, ये कह दूं, ये कह दूं, या ये कह दूं, सबका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y नॉट x, डेरिवेटिव ऑफ y, और एफ एक्स भी कह सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू x। WRT ये शॉर्ट फॉर्म आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें इसमें और इसमें तो ये दिखता है कि ये विथ रेस्पेक्ट टू x है, इस वाले नोटेशन में दिखता नहीं है, तो इसलिए इसका प्रयोग कम करेंगे, इसका प्रयोग कम करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी करेंगे। जनरली हम इन तीनों का प्रयोग करेंगे।
ताकि इसमें ये भी पता चल जाए कि हम डेरिवेटिव कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब एट ए पॉइंट की बात करते हैं। तो कुछ भी नहीं है एट ए पॉइंट में, एफ डैश एक्स में तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह वो पॉइंट लगा देंगे। मान लो सी पे बात कर रहे हैं और सी उसकी डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स वाले नोटेशन में एक डंडा खींच के एक्स की वैल्यू सी लिख देंगे, और सेम टू सेम डी इस वाले नोटेशन में भी, और इस वाले नोटेशन में एट ए पॉइंट का कोई नोटेट कर ही नहीं सकते हम इसको ऐसे ही कहेंगे वाई डैश एट एट एक्स इक्वल टू सी, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। इधर तो हम डायरेक्ट एफ डैश सी कह देंगे, मान लो सी 5 है तो एफ डैश 5, मैंने कहा एफ डैश 3, तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, इसका पूरी बात का मतलब ये है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, या सिंपली 3 भी लगा देते हैं कई बार जल्दीबाजी में, वो भी कोई ज्यादा गलत नहीं, यहाँ पे 3 लिख दिया बस, तो यानी कि एट एक्स इक्वल टू 3। समझ आया? तो एट ए पॉइंट और ओवरऑल दोनों के नोटेशंस लर्न हुए। ओके, नाउ व्हाट, अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा सॉरी, अब पहले सम स्पेसिफिक फंक्शंस। तो 10 स्पेसिफिक फंक्शन से बेटा इसका डेरिवेटिव करना आपको इस पॉइंट तक पता होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट और सबसे बेसिक फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपकी बुक में भी ये टेबल होगी, ठीक है ना, कुछ जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली पावर को तो नीचे उतार देंगे, और यहाँ पे जो भी रखा हुआ है उसकी पावर एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या गिरा, ओके, एक कम कर देंगे। कुछ है क्या? ठीक है, ठीक है ना, एक कम कर देंगे, समझ आया। एन को तो हम यहाँ लिख देंगे और उसकी पावर एक कम कर देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एक का एग्जाम्पल भी लेते जाओ, लेट से ये एक्स क्यूब है, तो बोलो डेरिवेटिव क्या होगा, 3 तो नीचे आ जाएगा और एक्स, और 3 में से एक कम करो 3x²। फाइन, समझ आया, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, इजी है काफी, कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा जी, पर इतना इजी आएगा नहीं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालो, और ये तो शायद आपने क्लास 11th में भी सीखा होगा इतना तो, ना। अच्छा, इसको भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हो, ये निकलेगा, शायद हमने किया भी है क्लास 11th में, हमने एक्स टू द पावर एन को फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से प्रूव किया। कोई कहेगा सर हम क्यों याद रखें, इसका डेरिवेटिव है, तो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से निकाल ले, यही आएगा। अभी साइन एक्स का निकाला, यही आया, तो अब आगे से याद रखेगा या बार बार जब जहां जहां साइन एक्स दिखेगा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाने बैठेगा, है ना, नहीं लगा सकते ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स याद हो गया। अच्छा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये कहाँ माइनस आएगा कहाँ नहीं आएगा उसका भी लॉजिक अच्छे से याद करवा दूंगा आपको मैं, एक बार पूरा रीडिंग मान लें। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखो जल्दी से, ठीक है, ये एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉट एक्स का, तो देखो जैसा टेन का बन रहा है वैसा टेन कॉट सेक कोसेक, चारों के डेरिवेटिव स्क्वायर्स में आएंगे। किस में आएंगे, स्क्वायर्स में आएंगे। तो देखो टेन का तो क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का क्या आ रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का कहोगे सर स्क्वायर नहीं हुआ, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 टोटल स्क्वायर तो हुआ ना, मतलब ओवरऑल डिग्री तो 2 हो गई ना इसकी, हुई कि नहीं हुई। मैं कहूँ एक्स वाई की डिग्री बताओ तो 1 थोड़ा, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, 1+1, ठीक है। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स में क्या होगा, सेम पहले फंक्शन एज इट इज, और सेक कहां से बन के आया था, 10 से बन के आया था, तो 10 भी आएगा। कॉसेक एक्स में क्या होगा, कॉसेक्स एज इट इज, और ये कहां से बन के आया था, कॉटेक्स से बन के आया था, तो कॉटेक्स भी आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करते हो वो आपकी प्रॉब्लम है। कुल मिला के एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये याद होने चाहिए, क्योंकि अभी तो ये इतने सही हैं, अभी तो ये बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इसके 5 गुना फॉर्मूले हमारी मुट्ठी में होंगे जो हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 4 से 5 गुना फॉर्मूले, मतलब 10, ये अभी 10 और दे दूंगा अगले टॉपिक के लिए, फिर 10 और दे दूंगा। तो जितना जल्दी हम इनको डाइजेस्ट करें तो अगली की बारी आएगी, नहीं तो कोर्स तो चलता रहेगा और हमको कुछ नहीं आएगा, घूम फिर के बात हो जाएगी, ठीक है। कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं। देखो जिनकी स्टार्टिंग सी से है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है, याद हुआ, ऐसी कोई बात बुक में नहीं होगी, ये केवल आपको याद हो जाए बस, है ना। जिनका स्टार्टिंग किससे है, सी से, उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। जिनकी स्टार्टिंग सी से नहीं है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, डन, ओके फाइन। अब 3 फंक्शंस और हैं, लॉगरिथमिक नीचे छुप गया वो, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इनके बारे में आपको अभी ज्यादा कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि ना तो आप ये जानते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, ना आप ये जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए तो आप अपने नोट्स में इसको नोट करेंगे और हाल फिलहाल के लिए रटेंगे। इसको मैं पढ़ना कैसे वो पढ़ा बता देता हूँ, पढ़ते कैसे हैं इसको। इसको पढ़ते ऐसे हैं, log x टू द बेस ई। कैसे पढ़ते हैं,
log x टू द बेस ई। ई कौन सी नहीं वाला है? तो जैसे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए पाए जरूरी है, विदाउट पाए ज्योमेट्री इज वेस्ट। बोलो, एरिया ऑफ सर्कल तक नहीं निकाल सकते जब आपके पास पाए नहीं है, निकाल सकते हैं क्या? तो सिमिलरली कैलकुलस इज वेस्ट विदाउट ई। कैलकुलस में ई का बड़ा रोल है। ई को बोलते हैं यूलर्स नंबर। क्या बोलते हैं? आप सीखेंगे अभी डिटेल में, लॉगरिथमिक फंक्शन आने दो, 5th एक्सरसाइज। ठीक है, यूलर्स नंबर, इसकी वैल्यू होती है लगभग 2.78 के आसपास की। जैसे उसकी वैल्यू होती है 3.14 के आसपास की पाई की, इसकी ये होती है। इस नंबर की एक इंपॉर्टेंस है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो मान लो ये log x टू द बेस कोई और नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, log x टू द बेस 3 भी हो सकता है, log x टू द बेस 5 भी हो सकता है। लेकिन जब कुछ भी ना हो तो ये बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने सिंपली लिख दिया log 10, सर बेस तो बताओ, बेस 2 लूं, 3 लूं, 4, कुछ भी नहीं बताऊं, तो बाय डिफॉल्ट वो बेस कौन सा है? ई है। बाय डिफॉल्ट वो बेस कौन सा है? ई। बोले तो वही 2.78 के आसपास वाला नंबर। ठीक है, क्लियर है? और जब इसका बेस ई ले लेते हैं, भाई नहीं बोलते हैं तो अपने आप माना लिया जाता है और बता देते हैं, दोनों ही केसेस में इसको बोला जाता है नेचुरल लॉ। क्या बोला जाता है? जिसका बेस ई है उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ। ठीक है, ये सारी डिटेल हम दोबारा सीखेंगे, अभी रफली सीख रहे हैं। तो बेटा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हाल फिलहाल के लिए याद रखो। ठीक है, याद हुआ? log x का डेरिवेटिव 1/x, log x टू द बेस ई का, ना बोलो तो भी टू द बेस ई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले क्या होता है वो समझो, डिटेल में नहीं, रफ में। हमने ये फंक्शन सीखा, इसमें क्या है? नीचे वेरिएबल ऊपर पावर, इसका उल्टा, नीचे तो नंबर ऊपर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल पावर में चली जाए, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, 3 टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ आया? वेरी इजी। y टू द पावर 10 पॉलिनोमियल फंक्शन है, 10 टू द पावर y एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, सो ए कोई भी नंबर उसकी पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, पहले तो वही नंबर एज इट इज, और ये जो नीचे बेस है इसका लॉग ले लेते हैं। जैसे मान लो बेस अगर 10 था तो log 10, अगर मान लो 3 था तो log 3, 7 था तो log 7, और कुछ भी ना कहो तो log का बेस भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इसी की स्पेशल फॉर्म है। अगर ये नंबर यूलर नंबर हो जाए, जैसे बेस कुछ भी आ सकता है ना, 10 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 7 टू द पावर, लेकिन वो कुछ भी ना हो के स्पेसिफिकली ई टू द पावर एक्स हो, तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे वहां पे उसको नेचुरल लॉग कहते थे, ई आते ही तो इसको क्या कहेंगे हम? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अकेला यही पूरे कैलकुलस में ऐसा फंक्शन है जो खुद का डेरिवेटिव है, अदरवाइज ऐसा और कोई फंक्शन नहीं। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू द पावर। उस वो क्यों होता है उसके पीछे भी लॉजिक है। वो इसलिए होता है, देखो इसमें अगर मैं ई यहाँ रख दूं तो मुझे और कहाँ ई रखना पड़ेगा? यहाँ और यहाँ। अब याद रखना, जिस पर लॉग लगा रहे हैं और वही बेस हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे log 10 टू द बेस 10 1, log 2 टू द बेस 2 1, log 3 टू द बेस 3 1, log 5 टू द बेस 5 1, log 7 टू द बेस 7 1। ठीक है, log अनुष्का टू द बेस अनुष्का 1, यानी जिस पर लॉग लगा बेस भी वही ले लिया तो आंसर 1। वो क्यों होता है वो अभी मत पूछो, आने दो लॉग पर, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता लॉग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इसका इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 ई टू द पावर एक्स, तो इसलिए ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर आप कल को अगर ये ना भी याद रखो और केवल ये याद रखो, तो यहाँ से भी आप ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ई रख के, यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपको कुछ भी ऐसी नौबत नहीं है कि आपको कोई भी चीज डिराइव करने की जरूरत पड़े, हर एक चीज आपको आपके माइंड में फिट हो। डन। तो 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद हुए? बोलो, साइन एक्स, इसका एक्स टू द पावर एन का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, उल्टे फुलटे एक दूसरे के, बस जो c है उसका नेगेटिव है ना। टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, एंड 10 का उल्टा क्या होता है? cot x का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, माइनस cos x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये c से स्टार्ट हुआ था तो नेगेटिव मिला। sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x। हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस, यानी कि log x की x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट ई है वो। ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और कुछ भी नहीं गिवन है तो टू द बेस ई हो जाएगा, और e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स। क्लियर? तो ये 10 याद होनी चाहिए। एंड देन आ जाओ, अब बात करते हैं कि सर ये 10 याद हो गए तो क्यों नहीं हो सकती एक्सरसाइज सॉल्व आगे। हमें ये सोचा करो आगे की टॉपिक की जरूरत क्या है। तो सपोज करो मैंने साइन एक्स के साथ दे दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो।
मैंने कह दिया tan x माइनस cot x, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो। मैंने कह दिया cot x इंटू साइन एक्स, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो। या मैंने कह दिया sec x डिवाइडेड बाय tan x, ये भी तो एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव। यानी कि फंक्शंस को जोड़ना घटाना अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में अगर कोई गिवन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो किसी में कर सकते हैं, किसी में नहीं, वही सीखना है। टॉपिक में वही सीखना है कि किस में कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते, समझे। वही तो स्टार्ट करना है अभी अपने को, मतलब वही तो सोचना है कि ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे आपके माइंड में है कि वो नहीं कर सकते क्या, तो उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लिखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स को उसमें नोट्स में लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल साइन एक्स मैंने करके बताया, कॉस एक्स टेन एक्स। फिर आप नोटेशंस लिखेंगे, फिर आप 10 बेसिक फंक्शंस और उसके डेरिवेटिव्स लिखेंगे आमने सामने, और फिर आप लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखो, अब दो फंक्शन एट ए टाइम, दो की बात करेंगे, तीन के लिए भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, चार के लिए भी। तो मान लो यू और भी दो फंक्शंस हैं और दो रियल फंक्शंस हैं। हम डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो हमको आंसर में एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। सो रियल फंक्शंस हमने कर दिया। तो u प्लस या माइनस v का होल डैश अलग अलग करके किया जा सकता है, यानी u डैश प्लस या माइनस v डैश। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने है साइन एक्स प्लस 5x, इसका डेरिवेटिव करो। आप साइन एक्स का अलग करो कॉस एक्स, और 5x का भी आप करके देखोगे 5 आएगा। अब कैसे आएगा, ज्यादा अभी दिमाग नहीं लग रहा होगा, पर आएगा। कैसे आएगा वो भी बता देंगे, है ना। सो cos x प्लस 5 इसका डेरिवेटिव हुआ। क्या किया मैंने, अलग अलग डेरिवेटिव करके फिर जोड़ दिया, और माइनस होता तो माइनस आ जाता। तो प्लस और माइनस में बिल्कुल लोचा नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है और होल डैश है। तो आप इसका अलग करो, इसका अलग करो और प्लस माइनस करो। पर प्रोडक्ट और डिवाइड में ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रोडक्ट करने के लिए एक रूल मिला हमको, लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल। लेबनीज इसलिए क्योंकि लेबनीज नामक मैथमेटिशियन ने रूल डेवलप किया, लेबनीज या प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहता है, u डॉट वी यानी इनटू हो रहा है, u और v का प्रोडक्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट का अगर आपको होल डैश करना है तो आप क्या करो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरे फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करो। अगले केस में आप पहले फंक्शन को एज इट इज लिख के और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके एंड में दोनों को जोड़ दो। सो एक ही फ्लो में याद रखेंगे, uv का होल डैश, uv का होल डैश इक्वल टू u डैश v प्लस uv डैश, u डैश v प्लस। जितनी जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाएगा उतनी जल्दी चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। इसका प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में भी गिवन नहीं है, हमको एज इट इज याद रखना है। इसका प्रूफ अगर आप आगे चल के बीएससी एमएससी करेंगे तो इसका प्रूफ वहां पर भी है, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए और भी बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलस में आनी चाहिए जो अभी आप नहीं जानते हो, इसीलिए हम यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं सिखा सकते आपको, ठीक है। इफ यू कंटिन्यू करते हो आप मैथ्स 12 के बाद भी, लाइक बीएससी एमएससी करते हो, तो कॉलेज में इसका प्रूफ आएगा। ओके, ठीक है इसका प्रूफ वैसे, है ना। तो लेबनीज रूल प्रोडक्ट रूल याद हुआ क्या, बोलो। यूवी का होल डैश, अगर आप यूवी डैश कहोगे तो डैश तो वी का ही हुआ ना, फिर यूवी का होल डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यूवी डैश। क्वोशंट रूल में आधा फॉर्मूला तो कॉपी पेस्ट है। अब u इंटू वी की जगह u डिवाइडेड बाय v आ जाए तो क्या करना है ना, इसका होल डैश करना है। तो सेम टू सेम वही u डैश v और u v डैश, लेकिन प्लस की जगह, और लास्ट वाले का स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव नहीं करना, डेरिवेटिव करके स्क्वायर नहीं करना, जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर करना, समझ गए। सो बोलो क्वेश्चन रूल क्या है, इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, डन। ओके, सो ये चार अलजेब्रा आप कर लो तो करीब करीब आधी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो खत्म होगी। 10 फॉर्मूले, ये चार अलजेब्रिक रूल्स अगर हम जानते हैं तो हम एटलीस्ट 50% डिफरेंशिएशन जानते हैं। अब उसको सोल्व तो हमको ही करना पड़ेगा, लाइक साइन एक्स को cos डेरिवेटिव करके cos एक्स को लिखना ही पड़ेगा। आधी तो खत्म हो गई, मान लो इतना कर दिया, और बची हुई आधी में बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो अब ये आधी हमको तो आती है, नॉलेज बेस तो हमारा आधा खत्म हो गया, लेकिन वेटेज बेस आधा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन आधी में से क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि ये आधी है तो इनमें से आधे क्वेश्चन आएंगे, ये आधी है तो इनमें क्वेश्चन 10% ही आएंगे, 90% तो बची हुई आधी में से आएंगे। तो नॉलेज बेस तो आधा होवर हो गया, लेकिन वेटेज बेस यानी पेपर का बेस अभी आधा खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो अब आगे क्या सीखना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द लास्ट रूल विच इज चेन रूल। बस ये सीख लो तो 75% आ गई है मानो, फिर 25% ही बचती है। क्या होता है कि प्लस माइनस गुणा भाग करने से भी काम नहीं चलता है अलजेब्रा। आपको ऐसा लगता होता है कि यार अलजेब्रा सीख लिया अब तो बचेगा ही क्या, अब तो कुछ भी आ जाए मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी। यही था क्या डिफरेंशिएशन, इतना सही था क्या, इतना हवा बना रखी थी, ऐसे माइंड में आना चाहिए, इतना सही था क्या।
ये तो हो गया ना, प्लस माइनस गुणा भाग कर लिया, 10 के याद कर लिया। अब इसके अलावा देगा ही क्या वो, इसके अलावा देगा ही क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर देगा, मैं कर दूंगा अलग अलग, मल्टीप्लाई कर देगा मैं कर दूंगा, ऐसे माइंड में चीजें घूमती हैं इतना करने के बाद। लेकिन इसके अलावा भी चीजें आ सकती हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो आपने तो साइन एक्स का सीखा है या फिर आपने एक्स स्क्वायर का सीखा है? ये तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का कॉम्बो पैक हो गया। तो एक्चुअली ये क्या है पता है? नहीं, चेन रूल से तो, चेन रूल तो एक मेथड है जिससे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फंक्शन क्या है अभी? ये फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन है। तो बेटा कंपोजिशन हट गया, कितना भी बचो, कहां तक बचोगे? तभी तो कह रहे थे कि एटलीस्ट पढ़ लो, मतलब बेसिक चीजें तो पढ़ लो। पढ़ा था शायद हमने कंपोजिशन, दो फंक्शंस को कंपोजिट करना। इसमें पहले एक्स का स्क्वायर कर रहा है और जो आंसर आ रहा है उस पर साइन लगा रहा है। तो इसको अगर मान लो ये एफ एक्स है, अगर मान लो ये एफ एक्स है तो इसको ब्रेक करें दो फंक्शंस में, तो मान लो एक फंक्शन तो निकला जी ऑफ एक्स। पहले क्या हुआ देखो, पहले हुआ एक्स का स्क्वायर, तो पहले वाले को जी ऑफ एक्स ले लो, वो तो है एक्स स्क्वायर। बाद में जो आंसर आया उस पर साइन लगाना, तो एच ऑफ एक्स ले लो साइन एक्स। तो इन दोनों फंक्शन का कॉम्बो पैक है ये, एक्चुअली एच ओ जी ऑफ एक्स है ये। क्या है ये? एच ओ जी ऑफ एक्स। हमने किए थे ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में, किए थे ना। सो कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए चेन रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? चेन रूल का प्रयोग क्यों किया जाता है वो सोचना इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है? फंक्शन पे फंक्शन लग रहा हो जिसको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या कहते हैं। और अभी तो दो ही फंक्शन का कंपोजिट, तीन भी हो सकता है। लाइक इस पूरे का होल क्यूब कर दो, तो फिर एक इसके ऊपर भी एक फंक्शन लग गया, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे आई ओ एच ओ जी ऑफ एक्स लग गया। ठीक है ना? सो कोई एंड ही नहीं है इसका, तो कितने भी फॉर्म में ये कंपोजिशन बना सकता है। तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला आंसर उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है चेन। वो मेथड क्या है? अब यूज कैसे करते हैं वो अब बताना शुरू करेंगे। स्टार्ट करें, ध्यान से समझना बिल्कुल। और शुरू के कुछ एक क्वेश्चन तो अच्छा, चेन रूल भी क्या होगा, एक तो बिल्कुल डिटेल्ड मेथड है और एक फिर शॉर्टकट मेथड है। मतलब हमको इस एक्सरसाइज में तो कुछ एक क्वेश्चन को तो हम डिटेल मेथड से ही करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज खत्म, डिटेल मेथड खत्म, उसके बाद फिर अपन चेन रूल को भी शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है? तो पहले तो डिटेल मेथड समझते हैं। क्या कह रहा है कि एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका आंसर एक रियल नंबर आता हो, और वो एफ एक्स जो है वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। अभी दो ही ले रहा हूं, फिर तीन भी करके दिखा दूंगा। वो जो एफ एक्स है वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, जी ओ एच ऑफ एक्स, या फिर जिसको जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको, और मान लो इस फंक्शन का भी लिखा हुआ नहीं है, पर लेट से इस फंक्शन को मैं वाई ले लेता हूं। ठीक है? ठीक है, अब मुझे वाई का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने देखा यार एफ एक्स तो ऐसे है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू मान ली कुछ, जैसे टी मान ली। क्या मान ली? टी। तो ये फंक्शन एक्चुअली जी ऑफ टी हो गया। ये जो एफ एक्स था वो ऐसे था, अब वो क्या हो गया, जी ऑफ टी। ठीक है, अब ये जी ऑफ टी हो गया, तो यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी हो गया। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे, चलो मैं करके दिखाता हूँ ना। क्या आ गया, शुरू से देखो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, जिसको अपन ने जी ओ एच ऑफ एक्स में तब्दील किया, जो एक्चुअली जी ऑफ एच ऑफ एक्स में कन्वर्ट होगा, राइट? अब आपका टास्क है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। आपका टास्क है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना। ये आपका टास्क है, ये आपका टास्क है। ओके, हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको टी मान लिया था, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी में ये कन्वर्ट हो गया। ओके फाइन। अब ध्यान से सुनना, जब अपन डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो जिस वेरिएबल का वो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। लाइक अगर y अगर एफ एक्स का फंक्शन है, y अगर x का फंक्शन है, लाइक से उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव भी विद रेस्पेक्ट टू x निकलेगा। मान लो कि वो t का फंक्शन है जैसे g, तो अगर मैं कहूँ g का डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव तो विद रेस्पेक्ट टू t निकलेगा ना। इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकल सकता है क्या? नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, विद रेस्पेक्ट टू t। तो लेट्स से मैं इस वाले फंक्शन का, मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि dy बाई डी एक्स जो मुझे चाहिए,
वो एक्चुअली y की वैल्यू तो g ऑफ t है, वो एक्चुअली d ऑफ g ऑफ t बाय d ऑफ x है। y की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, g ऑफ t पुटअप कर दिया। हाँ, y की जगह f ऑफ x डाल दिया ना हमने। भाई y लिखो या f ऑफ x लिखो एक ही बात है, तो मैं शॉर्ट में y लिख रहा हूँ, मैं f ऑफ x नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। अब प्रॉब्लम ये कि ऊपर वाला फंक्शन तो टी में है, आपको डेरिवेटिव चाहिए एक्स में। ऊपर वाला फंक्शन तो है टी में, आपको चाहिए डेरिवेटिव एक्स में। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकालोगे रफली। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं कैसे कहूंगा, देखो इस फंक्शन को मैं डी जी बाय डी टी कहूंगा इसके डेरिवेटिव को, क्योंकि जी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हो और ये फंक्शन टी का है, तो ये विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा। भाई जी ऑफ टी को डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, पहले तो पूछोगे तू फंक्शन किसका है, तो उसने कहा मैं टी का फंक्शन। मैं किसका फंक्शन हूँ, टी का। ठीक है, अब तू टी का फंक्शन है तो तेरा डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्या, वो तो बात क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। सो जी तो फंक्शन का नाम है, और डिवाइडेड बाय डी टी क्यों लिखा, क्योंकि ये डेरिवेट ये फंक्शन ही टी का है, डी जी बाय डी टी। ठीक है, इससे पहले एक चीज तो ये हो गई, इससे पहले टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स लिख के आए हम, यहां लिख देता हूं मैं। ये टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू टी लिख दी थी ना हमने। तो अब इस टी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो टी किसका डेरिवेटिव है, टी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसके डेरिवेटिव को मैं डी टी बाय डी एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है। जी के डेरिवेटिव को मैं डीजी बाय डी लिख सकता हूं, और टी के डेरिवेटिव को मैं डी टी बाय डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ओके फाइन। अब सुनो यहाँ पे, और इसको भी मैं सिंपली देखो, एक तरीके से एफ और जी फंक्शन तो सेम हो गए ना, एफ और जी फंक्शन तो इक्वल हो गए, तो मैं इसको और भी शॉर्ट करके डीजी बाय डी लिख देता हूँ। जी फंक्शन है, एक्चुअली जो एफ फंक्शन है वो क्या है, जी फंक्शन है। तो मेरे को यानी कि ये चाहिए था, यानी कि आज की तारीख में मुझे डीजी बाय डी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डीजी बाय, और मेरे पास वैल्यू किस किस की है, मेरे पास वैल्यू है डीजी बाय डी की और डी टी बाई डी एक्स की। मेरे पास डी जी बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं है, मेरे पास किस किस की वैल्यू है, डी जी बाई डी टी की और डी टी बाई डी एक्स की। अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं तो बन जाएगा डी जी बाई डी एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। सो डी जी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे चेन रूल आ चुका है, डी जी बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी जी बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं इसको काटूंगा तो वही डी जी बाई डी एक्स है, पर मैं काटूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास इसकी अलग वैल्यू पड़ी है, इसकी अलग वैल्यू पड़ी है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यहां से मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा, वो मेरा फाइनल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चेन रूल ये कहता है, चेन रूल क्या कहता है कि मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x है और x इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग अलग है, फिर वो किसी और का फंक्शन है, ऐसे चेन बनी हुई है। तो आपको अगर मेन फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालो, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालो, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट, जितने भी वहां पे कंपोजिशन हो रहे हैं, फाइनली सबको प्रोडक्ट कर दो, फाइनली क्या कर दो, सबको प्रोडक्ट कर दो। हमने फंक्शन को जी बना दिया ना, देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, जी ऑफ टी। तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, दैट मीन जी ऑफ टी का डेरिवेटिव चाहिए। तो अब एफ को तो मैं वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे एफ लिख लो, क्योंकि उसको मैंने सिंपली वाई लिख दिया ना शॉर्ट फॉर्म में। तो एफ को जी लिख सकता हूँ ना मैं, तो मेरे को जी का डेरिवेटिव चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पर जी तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है। देखो क्या हुआ एक्चुअली, मैंने कहा जी का डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपने कहा सर जी तो एक्स का फंक्शन ही नहीं है। मैंने कहा किसका है फिर वो फंक्शन, आपने कहा तो टी का फंक्शन है। तुमने कहा एक काम कर, जी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी तो निकाल ले जिसका वो फंक्शन है, और फिर बाद में टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल ले। मैं जी से आपको एक्स पे आना था, आप जी से डायरेक्ट एक्स पे नहीं आ सकते क्योंकि जी तो टी का फंक्शन गिवन है। तो जी से टी पे आए, टी से एक्स पे आए, तो जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ये काम हुआ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। टी का क्यों निकाल रहे हैं, हमने इस अंदर वाले फंक्शन को टी मान लिया, वो एक अंदर फंक्शन था, उसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। टी अब एक्स का फंक्शन है, टी किसका फंक्शन है, तो हमने टी का डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जी अब टी का फंक्शन है, तो हमने जी का डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फाइनली जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल गया मुझे। इसको कहते हैं चेन रूल। इसको क्या कहते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन तब ही समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे सारी चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, करीब करीब कुछ ऐसा ही होगा, 19-20 का डिफरेंस हो सकता है। देखो क्या है, क्या किया इसने,
एच ऑफ एक्स को टी मान लिया, तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी हो गया। यही तो कहा मैंने। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले चेन रूल की सुन लो, वो क्या कहता है, सुन लो उसकी क्या कहता है। ये कहता है एफ फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर होगा जी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी मल्टीप्लाइड बाय टी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वही कहा मैंने भी, भाई आपको जी से एक्स पे आना है, पर जी तो टी का फंक्शन है ना, तो कोई बात नहीं, जी टी का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकाल लो विद रेस्पेक्ट टू टी, और टी एक्स का फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा चेन रूल कहता है। समझ गए। इससे क्या होगा, सीधे ही जी का डेरिवेटिव एक्स के बराबर एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, और जी और एफ बराबर थे, दैट मींस एफ का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। समझ आया अभी, अभी क्लियर है। ये तो वो कहता है। अब हम आगे इसको करके दिखाते हैं। तो देखो, हमको क्या चाहिए था, डी एफ बाई डी एक्स चाहिए था। क्या चाहिए था भाई, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, और वाई और एफ बराबर है, भाई वाई को हमने एफ एक्स ही माना है, तो मुझे ये चाहिए था। तो मैंने क्या करा, डी जी का टी से के रेस्पेक्ट में निकाला, जी का टी के रेस्पेक्ट में निकाला, और टी का एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला। डन। इसको अगर मैं काटूंगा तो वही डी जी बाई डी एक्स, और डी जी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी एक्स बराबर था ही सही, एफ और जी तो बराबर था ही सही ना एक पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो गया दो का। इन दिस मैनर द चेन रूल में फर्दर बी एक्सपेंडेड टू 3 और इवन मोर देन 3 फंक्शंस। ठीक है ना, 3 या 3 से ज्यादा भी फॉलो ये प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा वो देखो। अब मैंने 3 फंक्शंस ले लिए, जी एच आई। ठीक है, देखो, तो मैंने अंदर वाले को तो क्या ले लिया, टी ले लिया, तो ये एच ऑफ टी हो गया। फिर मैंने एच ऑफ टी को भी क्या ले लिया, यू, तो वो जी ऑफ यू हो गया। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स जो हो गया वो जी ऑफ यू बन चुका है। क्या बन चुका है, अलग से करके दिखाने में मजा आएगा। बोलो, एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एच ऑफ आई ऑफ एक्स। फर्दर करें तो जी ऑफ एच ऑफ आई ऑफ एक्स, ऐसे है ये। आपने आई ऑफ एक्स को क्या लिया, टी, तो ये क्या हो गया, एच ऑफ टी, जी इसके बाहर ऐसे। फिर आपने एच ऑफ टी को क्या लिया, यू, तो ये क्या हो गया, जी ऑफ यू। तो यानी कि एफ एक्स बराबर जी ऑफ यू हो गया। अब आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इसका चाहिए, इसका चाहिए मतलब इसका चाहिए। आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए डी एफ बाई डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप जी का डेरिवेटिव निकालो। अब जी तो यू का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू यू निकलेगा। यू किसका फंक्शन है, यू की वैल्यू क्या है, एच ऑफ टी, तो यू तो टी का फंक्शन है, सो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकलेगा। और टी तो आई का फंक्शन है, तो टी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, टी तो एक्स का डेरिवेटिव है और एक्स का फंक्शन है, टी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो फाइनली इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा। उसमें काट दूं तो एक्चुअली डीजी बाई डी एक्स ही आ रहा है। एक्चुअली काटेंगे नहीं हम तो इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, मतलब इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय इसका जो आंसर आएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा डी एफ बाई डी एक्स। इनको सोल्व करेंगे, डीजी बाई डी यू को सोल्व करेंगे अलग, डी यू बाई डी टी को अलग सोल्व करेंगे। अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये सिंगल सिंगल फंक्शन होंगे, जैसे एक में साइन एक्स आया, एक में कॉस एक्स आया, एक में एक्स टू द पावर 3 आया। वो मिक्स फंक्शन था ना, जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको दो फंक्शन में तोड़ दिया, एक तोड़ दिया एक्स स्क्वायर, एक तोड़ दिया साइन एक्स। अब साइन एक्स का अलग कर सकते हैं, हो सकता है साइन एक्स इधर आए, एक्स स्क्वायर इधर आए, एक्स स्क्वायर का अलग करके साइन एक्स का अलग करके प्रोडक्ट कर देंगे। समझ आया क्या अभी। ठीक है, चेन रूल थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा, और धीरे धीरे पूरा तब पड़ेगा जब अभी क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन करके भेजूंगा, चिंता मत करो। ठीक है ना, वैसे तो लेट हो गए, बट फिर वो क्या अधूरी रह जाएगी चीज, है ना। तो ये फाइनली चेन रूल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देख लो फटाफट से, ऐसे किया था शायद अभी हमने, भाई एफ क्या था, जी ऑफ एच, तो मैंने लिख दिया जी ऑफ एच, और जी ऑफ एच को हमने जैसे एच ले लिया था यहाँ पे, वो टी का फंक्शन था और टी एक्स का फंक्शन था। फिर मैंने फर्दर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो में, जी यू का, यू टी का, टी एक्स का। तो फाइनली अगर 3 फंक्शन का कंपोजिशन है तो 3 डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होगा एज पर चेन रूल, एज पर चेन रूल। चेन रूल समझ आया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर जाओ, एक्सरसाइज से ही करते हैं। दैट्स इट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी। ओके, सो फाइनली एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। 9वां 10वां तो कर लिया डिफरेंशियबिलिटी, होमवर्क हो गया पूरा उसका, एग्जाम्पल्स देखते ही है बेटा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। क्या है क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करवाता तो मैं भी करके बता देता कैसे आता।
और ये इसके ऊपर साइन एक्स टाइप का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ओके। सो देखो क्या ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल टू, हेयर द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम बिल्कुल बेसिक स्टेज में, अभी हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल नादान बालक हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या ले लेंगे, t। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी टी। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? बताओ कौन सी आइडेंटिटी से खुलेगा ये? क्या साइन एक्स साइन ऑफ ए प्लस बी, बताओ क्या होता है, बोलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस 5 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर साइन 5। अब साइन एक्स स्क्वायर अगेन कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए फिर एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा, तो कंपोजिशन तो करना ही पड़ेगा और दो दो बार करना पड़ेगा, और तो और लेबनीज रूल और लगेगा, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है तो इसमें क्या होता है, कई बार थोड़ी सी स्मार्टनेस हमको भारी पड़ जाती है। तो इसमें इजी रखो चीजों को बेटा, है ना। कैलकुलस है ये, अच्छे अच्छे फेल हो गए इसमें, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गणितज्ञ फेल हो गए इसमें। तो इसको थोड़ा सा, थोड़ी सी इज्जत दो उसको, ठीक है ना। ये इसको हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो ये लेट डूबेगी। 44 मार्क्स आउट ऑफ 80, देखा बेटेज, मोस्ट प्रोबेबली 44 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो केवल और केवल क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 5 चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर, मोर देन हाफ हो गया है ना। ओके, हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी रखा, या सीधा करके लिख देते हैं, क्या लिख दिया मैंने, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब टी एक्स का फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकते हैं हम। इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल सकते हैं, बोलो। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, वो लाइन हमेशा रहेगी, हर एक क्वेश्चन में रहेगी। डिफरेंशिएटिंग, या तो लिख दो टी या फिर लिख दो बोथ साइड्स। जनरली अपन बोथ साइड्स वाला वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड मतलब एलएचएस एंड आरएचएस। किसके रेस्पेक्ट में, ये फंक्शन ही एक्स का है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। सो इधर टी तो बन जाएगा, टी को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। टी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डी टी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट, डी एक्स, डन। और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव चाहिए, ये तो ऑपरेटर बना, ये तो रिप्रेजेंटेशन बना, आगे एक्चुअल डेरिवेटिव चाहिए कि इसका डेरिवेटिव आएगा क्या। अब कैसे करते हैं डेरिवेटिव, सो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लगाओ, प्लस हो रहा है तो इसका अलग इसका अलग। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे उतर के आएगा, ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे उतर के आएगा, आएगा। अच्छा, बिल्कुल बेसिक तरीके से करें तो ऐसे करेंगे, देखो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 5 का। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बाकी इतना बेसिक नहीं चलते, फिर इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, फटाफट हो जाता है आगे से, पर अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 नीचे उतर के आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस। अब देखो, इन शॉर्ट याद रखो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे से 5 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। एक बार के लिए बस, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूं उसका प्रूफ ऐसा क्यों होता है। देखो, 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 1, 5 × 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × x⁻0, x⁻0 1 होगा। अब 5x⁻0 का डेरिवेटिव करूंगा तो 5 तो 5 ही रहेगा, 0 नीचे उतर के आएगा, और x⁻−1 अल्टीमेटली 0, तो 5 का डेरिवेटिव अल्टीमेटली 0। ठीक है, सो आगे से याद रखेंगे, एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव 0। पता है क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर जो होता है, कांस्टेंट नंबर का मतलब, जैसे 5 आ गया, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो इसका ग्राफ 5 पे बनेगा, ऐसे 5 पे ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट है तो इसका स्लोप 0 होता है। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है, होता है नहीं होता है। तो इसीलिए इसका इसका डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो डेरिवेटिव चाहिए, यानी उस लाइन का स्लोप चाहिए, लाइन का टेंजेंट वो खुद है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद है, यानी उस खुद का ही स्लोप चाहिए, और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका डेरिवेटिव 0। सो इन शॉर्ट, एनी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, सो ये 2x + 0 यानी 2x, डन, यानी dt/dx आ चुका है।
इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देंगे। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब आपने इसको टी लिया था, फिर ये सारा तामझाम किया था, तो अब वाई क्या बना? अब वाई के हालचाल भी तो पूछ लो। तो वाई बन चुका है साइन टी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी लिया। तो कल तक वाई जो है एक्स का फंक्शन था, आज टी का फंक्शन है, यस और नो? तो अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे। तो इधर लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉट एक्स। ओके, समझ आया? सो इधर मैं लाइन लिख देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू। मैं तो एक स्पेस में इसको अरेंज कर रहा हूं, आप तो सीक्वेंस बाय नीचे 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 से करेंगे, ऐसे नहीं अगल बगल में, है ना? डिफरेंशिएटिंग, पहले वो काम करेंगे फिर इधर आएंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, right? With respect to t we get, so इधर तो ऑपरेटर बनेगा और उधर एक्चुअल डिफरेंशिएशन होगा। y का तो ऑपरेटर बना दो, तो y को तो डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, dy विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, t, तो dy बाई dt। बोलो कोई डाउट? इक्वल टू, आगे बोलो। अब एक बार पहले उसकी तरह ही लिखो, डी बाई डी टी ऑफ क्या, साइन टी, डी बाई डी टी ऑफ क्या, साइन टी। डन। अच्छा एक चीज और, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब भी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे 2x लिखा आपने, वो तभी लिख पाओगे जब नीचे भी x हो। मतलब जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किए ना, साइन टी का cos टी का माइनस साइन टी, वो तभी लागू होते हैं जब नीचे भी वही वेरिएबल हो। जैसे साइन x है तो नीचे भी डी एक्स होना चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव cos x है, नहीं तो नहीं है। समझे? समझे? तो साइन टी का डेरिवेटिव cos टी हो सकता है क्योंकि नीचे टी है। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इसलिए होता है क्योंकि नीचे डी एक्स होता है। अभी साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t। समझ आया? सो इम्प्लाइज dy बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है cos t। बोलो कोई डाउट? अब t तो हमारा मानी हुई चीज थी ना, t तो हमारी मानी हुई चीज थी ना, अब तो उसको d सब्सटीट्यूट भी तो करेंगे। भाई कोड किया था तो डी कोड कर देंगे। तो cos t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, बोलो क्या मानी थी? ये रही t की वैल्यू, टी की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, कॉस टी, डेरिवेटिव कॉस टी है, टी की वैल्यू चाहिए क्योंकि आंसर टी में थोड़ा ना, टी तो आपने माना है, आंसर टी में थोड़ा चाहिए, आंसर तो फाइनल एक्स में चाहिए। सो क्या हो जाएगा, कॉस टी पूरा लिखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी के ऊपर कॉस लग रहा है तो एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? डन। अब लेट से इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसको इक्वेशन। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको फाइनली चाहिए। तो मुझे बताओ नाउ, the derivative of y, the derivative of the given function y, given function को हमने y ले लिया शुरुआत में, ऐसे लिख देना, let the given here the given function is y equal to, ये given function शुरुआत में लिख देना, ठीक है? So the derivative of the given function y, of the given function y with respect to x, ये चाहिए आपको, चाहिए? चाहिए बोलो। इस गिवन बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बोलो? डी वाई बाय डी एक्स से। तो मुझे एक्चुअली डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। सर मैं डी वाई बाय डी एक्स तो डायरेक्ट निकालने में असक्षम हूं, पर मैं डी वाई बाय डी टी जरूर निकाल के आया हूं, निकाल के आया हूं देखो, और मैं साथ में डी टी बाय डी एक्स भी निकाल के आया हूं, चेक करो। सो चेक करो, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स नहीं हो सकता क्या? डी टी से डी टी कटा तो वही तो मिल रहा है, डी वाई बाय डी एक्स। अब आपके पास इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, मल्टीप्लाई करो, आंसर है। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू है डी टी बाई डी एक्स की, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू है या नहीं है? सो ऐसे करते हैं हम चेन रूल से कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को सॉल्व, ठीक है? इसके आगे आप लिखोगे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख दो सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, मल्टीप्लाई, चेन रूल मल्टीप्लाई करवाती है, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 2x। तो वैसे तो फाइनल आंसर है, इसको सही करके लिखेंगे तो हमारे एक रूल होता है, अगर कुछ फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम हमेशा छोटा फंक्शन पहले, उससे लेंथ में छोटा फंक्शन, उससे बड़ा ऐसा करके अरेंज कर। सो 2x लेंथ में छोटा फंक्शन है, सो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2x डॉट लगा दो मल्टीप्लाई के लिए, कॉस 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आंसर, फाइनल आंसर, मैच करो आंसर। मैच हुआ?
समझ आया? डायरेक्ट करेंगे, ये समझ आया? अब इतना सारा तामझाम इतने से फंक्शन है, ये तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, हाँ, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ, अपन ने टी, देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली मैंने कॉस टी, ये डेरिवेटिव है, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऐसे मान, ये किसकी वैल्यू है, जो यहाँ पे एक्चुअली कॉपी पेस्ट होनी चाहिए, डी वाई बाई डी टी की जगह कॉपी पेस्ट होनी, लेकिन टी तो हमारी मानी हुई चीज थी ना, क्या थी वो, तो अगर हमने टी को किसी पर्पस के तहत माना था तो उसको वापस डी सब्स्टिट्यूट भी तो करेंगे। सो मैंने क्या करा यहाँ पे, कॉस की जगह कॉस, कॉस टी पर लग रहा है तो टी की वैल्यू डाल दी। इसका डेरिवेटिव थोड़ा चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव तो कर दिया, डेरिवेटिव तो साइन टी का करना था, डेरिवेटिव तो देखो, अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो अनुष्का को हो रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा साइन एक्स लिखो तो बच्चा कॉस एक्स लिख देता है, मैंने कहा कॉस एक्स क्यों लिखा, सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, मैंने कहा क्या उसका डेरिवेटिव लिख, मतलब वो डेरिवेटिव डेरिवेटिव माइंड ऐसे काम करता है कि अब साइन एक्स की परिभाषा ही cos x लगती है और cos x की परिभाषा ही माइनस साइन एक्स लगती है, एक्स क्यूब की परिभाषा ही 3x स्क्वायर लगती है, ठीक है। तो जब मैं कहूं मेरे को तो cos t, ये तो डेरिवेटिव आ चुका है, आ चुका है डेरिवेटिव, अब तो cos t है आंसर, मेरे हाथ में cos t है, तो t की वैल्यू डालूंगा ना, t का डेरिवेटिव क्यों डालूंगा, t की वैल्यू और t का डेरिवेटिव दो अलग अलग बातें हैं, t की वैल्यू और t का डेरिवेटिव दो अलग अलग बातें हैं, समझ गए? तो अब मेरे को यहाँ पे तो ये डेरिवेटिव कर लिया, t की वैल्यू लिखनी, देखो अगर मैं डायरेक्ट टी का डेरिवेटिव लिखा ही था मैंने यहाँ पे 2x था, लेकिन उस पे साइन भी तो लग रहा है, फंक्शन पे फंक्शन है ना, अगर क्वेश्चन केवल एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तो आंसर 2x कब का खत्म हो चुका होता, समझ गए? लेकिन उस 2x पे, मतलब उस 2x पे नहीं, उस एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे साइन भी लगा हुआ है, तो इसीलिए हमको ब्रेक करना पड़ा, एक फंक्शन ले लिया मैंने साइन एक्स, एक फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक को तो मैंने एक्स की फॉर्म में लिया, एक को मैंने टी की फॉर्म में लिया, अब साइन का इधर चला, पॉलिनोमियल का इधर चला, ट्रिग्नोमेट्री का इधर चला, मर्ज कैसे करेंगे, चेन रूल से मल्टीप्लाई करके, समझ गए? समझ गए? ठीक है। सो कुछ एक क्वेश्चंस की जरूरत, तो पहली एक्सरसाइज तो आप बिल्कुल ट्राई बॉल मानो, ये पहली एक्सरसाइज है ना, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली तो आप चाहो तो पूरी एक्सरसाइज ही इसी तरीके से करो, शॉर्टकट से ना करो, हालांकि मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट कैसे करते हैं, फटाफट से कैसे चैनल करते हैं, मतलब आपके सामने अगर क्वेश्चन ये है ना, तो आपको 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिखना है, अब 5 सेकंड के अंदर ये तो नहीं लिख सकते ना अपन, अब देखो कैसे लिखते हैं 5 सेकंड के अंदर, क्या ट्रिक होती है, कैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट पेज पे आओ, हमारे पास फंक्शन है, अगेन हैंग, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन है, हमने देखा पहले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल पर, अच्छा इसको कोई भी बच्चा ऐसे मत लिख देना, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, बच्चे लेबनीज रूल लगा देते हैं, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का लेबनीज रूल लगा दो, यू डैश वी प्लस यू, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो साइन इस पर लग रहा है, साइन इस पर लग रहा है, कंपोजिट फंक्शन, ये प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस नहीं है, इट इज एक्चुअली वन फंक्शन ऑनली, ये दो फंक्शन है यहाँ पे, एक ही फंक्शन है, पर वो एक फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, ओके ना? ठीक है, एक्स अगर एक्स लग जाए अब प्रोडक्ट है, अब साइन एक्स अलग फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अलग फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन एक्स कहाँ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ना, तो साइन इसी पे लग रहा है, ओके। सो अंदर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव करो, बाहर वाले का बाद में करो, नहीं सॉरी गलत कह दिया मैंने, देखो कैसे भी कर सकते हैं, वैसे तो वैसे भी तो कैसे भी कर सकते हैं, अंत में दोनों का प्रोडक्ट होना है, लेकिन मैं आपको अब वापस सजेस्ट करूंगा बाहर वाले का पहले करो, उससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे सबसे पहले आपकी मुलाकात मुलाकात किससे हुई, साइन से, किससे हुई, तो मैंने कहा भैया इसका डेरिवेटिव कर दो साइन का, तो मेरे माइंड में बात आई कि साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, एक्स थोड़ी ना वहां पे क्या है, तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो साइन टी का डेरिवेटिव, साइन यू का डेरिवेटिव, साइन ए का डेरिवेटिव, साइन अनुष्का का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यस। सो डी वाई बाई डी एक्स सीधे लिख दिया मैंने, लाइन तो लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब बस बच्चे यहाँ पे cos x लिख के आ जाते हैं, सर साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, वो तो साइन x का होता है, साइन x पे थोड़ा ना लग रहा है,
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे लग रहा है तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव होगा। चेन रूल से मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो। अब अंदर घुसो, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या होता है 2x। आंसर 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अल्टीमेटली तो इस स्टेज पर हमको आना है। अब बस कौन कितने समय में आता है वो डिसाइड करेगा कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, कितनी जल्दी आप इसको डाइजेस्ट कर लेते हो। इस एक्सरसाइज तक तो कर ही लेना, क्योंकि अगली एक्सरसाइज तक भी अगर चेन रूल क्लियर नहीं हुआ और इसे डायरेक्ट करना नहीं आया तो आगे फिर और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से करवा दिया, आप चाहे से फेयर में एक पहले क्वेश्चन को दोनों तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, ओके। बाकी के क्वेश्चन कल ट्राई करें हम, कल अपन ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे पूरी। ओके, इसमें देखो यहां तक ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये देखो तीन का कंपोजिट फंक्शन, पहले रूट, फिर रूट फंक्शन एक तरीके से पता है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो पावर 1/2 एक एक्स की पावर 1/2 पॉलिनोमियल फंक्शन माना जाएगा ना, नीचे वेरिएबल ऊपर नंबर। तो ये रूट एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक पे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये ट्रिपल का फंक्शन आ गया। फिर यहाँ पे क्वोशंट रूल आ गया। फिर यहाँ पे देखो मजेदार चीज, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट तो है, इसका और इसका प्रोडक्ट तो है, लेकिन एक फंक्शन तो है, एक देखो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट तो है, दोनों ही फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन है। ये एक्स क्यूब के ऊपर कॉस एक्स, यानी दो कंपोजिशन, दो फंक्शन कंपोजिशन। ये एक्स टू द पावर 5 पे साइन पे स्क्वायर, तीन का एक्स टू द पावर 5 उस पे साइन, और इस पूरे का स्क्वायर, तभी तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो तीन का कंपोजिशन ये, दो का कंपोजिशन ये, और फिर उनका भी प्रोडक्ट है। सो लेबनीज रूल भी लगेगा एंड चेन रूल भी लगेगा। अब इसमें तो हम हरगिज ऐसे अलग अलग खोल के नहीं कर सकते, इसमें तो हमको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, यहां से तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये आ जाओ, ये कंपोजिशन दिखाई दे रहा है, पॉलिनोमियल, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन ये रूट का मतलब अगेन पॉलिनोमियल, और टू तो चलो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे मेरे पास क्वेश्चन है 2x³ का आप डेरिवेटिव निकालो, तो आप 2 को तो एज इट इज बाहर निकाल दो और केवल x³ का डेरिवेटिव कर लो। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², तो आंसर आ जाएगा 6x²। डन। ये अगेन क्या है, दो का कंपोजिशन। ठीक है, चलो तो बाकी 2 से लेकर 8 तक कल करेंगे, फिर परसों नेक्स्ट एक्सरसाइज। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव को अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो जो फंक्शन दिया हुआ होता है उस फंक्शन से एक कर्व बन जाता है, उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप होता है, उस कर्व पे बनी हुई टेंजेंट का स्लोप होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली। और आर्थमेटिकली बात करें तो रेट ऑफ चेंज, ये फंक्शन बदल रहा है, बार बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस स्पीड से कम हो रहा है, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है अभी। चलो चलो, ओके। तो आज तो काफी लेट हो गए, आज हमको सेटअप करने में ज्यादा टाइम लग गया। अब कल से आप ये जब तक हमारी अभी नीचे आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश अब वापस सुनने में आ रहा, आने वाली। हाँ, मौसम हो रहा है, तो ये नीचे का जो सिस्टम है अपना, मुश्किल से 15-20 दिन तो और लगेंगे ही लगेंगे, सूखेगा जब तक। भाई क्लास में तो ले सकते, लेकिन ऑफिस की हालत बहुत गंदी हो रही है ना। तो हमारा 10 से 15 दिन इधर ही चलेगा। आप आना, एंटर होना, एंटर होकर पीसी चलाना, F1 दबाना, पासवर्ड लगाना, जब मैं आऊँ तो रेडी मिले, तो हमारा आपका टाइम सेव मिले। ठीक है, जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.